नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दागीच। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। सोमवार को बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच हुए सीट शेयरिंग में पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने से वे नाराज हैं। इस्तीफे की घोषणा करते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उनकी राहत की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया था और कल ही सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक उन्होंने सोमवार को ही सरेंडर कर दिया। उन्हें जेल नंबर 7 में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जमानत रद्द करने वाले आदेश में कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री है जो सत्येंद्र जैन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सिद्ध कर सकती है। जेल में शिफ्ट होने से पहले सत्येंद्र जैन ने परिवार से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार फ्यूचर विजन पेश कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा और दिल्ली सांसदों से पिछले 10 साल के कामकाज पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा से 7 सवाल भी पूछे। इस दौरान उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर भी निशाना साधा है। देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद 14 में चुने गए, 7 सांसद 19 में चुने गए। आज 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद दिल्ली के ऊपर काबिज थे। ये नहीं बता रहे कि 10 साल में हमने क्या किया, अपनी केंद्र में सरकार होने के बावजूद क्या किया। ये कह रहे हैं कि हम आने वाले 100 दिनों में जो है चांद जो है वो दिल्ली पे लाके रख देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की एक एक्सरसाइज है। जब जब दिल्ली को जरूरत पड़ी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली वालों के साथ नहीं खड़े हुए। जब हजारों दुकानें 2017 और 18 के अंदर सील हुई तो सांसद कहां थे? गायब थे। दिल्ली में रोज मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहा है। सांसद कभी इस मामले को उठाया? नहीं उठाया, गायब है। दिल्ली में कोरोना में ऑक्सीजन की मारामारी हुई, क्या वो कभी केंद्र के पास गए कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन चाहिए? नहीं गए। आज दिल्ली का पानी हरियाणा हर गर्मियों में रोकता है, क्या कभी उन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री से इसके विषय में बात की? नहीं की। दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 साल में करीब 3 लाख गरीब लोगों को बेघर कर दिया। डीडीए ने, एएसआई ने, रेलवे ने। क्या कभी इनमें से कोई एक सांसद उन झुग्गी वालों के साथ खड़ा हुआ, उस बुलडोजर के सामने खड़ा हुआ कि हम नहीं होने देंगे? नहीं। ट्रैफिक पुलिस तो थी इनके पास, इन्होंने क्यों नहीं ट्रैफिक के अंदर कोई सुधार किया पिछले 10 साल के अंदर? आज वो बातें कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमने कुछ सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो बताए कि इन मामलों में जब दिल्ली वालों को इनके सांसदों की जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया। एक दूसरा मुद्दा है सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, उन्हें फिर से सरेंडर करने को कहा गया। देखिए, ये पीएमएलए का कानून काला कानून है। ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टल्स के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए
टेररिस्ट सिंडिकेट्स के लिए बनाया गया था। आज इसको राजनीतिक लोगों के ऊपर लगाया जाता, तो इसमें बेल के प्रोविजंस इतने सख्त हैं कि इसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि इसके नाम से डरा डरा के अपोजिशन पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाता है। मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल करके कहा कि बीजेपी की शक्ति को हम खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने उस शक्ति को महिला शक्ति से जोड़ा है। उस पर राहुल गांधी का भी फिर से बयान है कि गलत अर्थ में प्रधानमंत्री ले रहे हैं, हम मोदी की शक्ति की बात कर रहे थे। देखिए, अब मुझे तीसरा चुनाव में देख रहा हूं, जो बहुत बारीकी से देख रहा हूं। 2014 में मोदी जी ने चुनाव लड़ा, 19 में लड़ा, अब ये 25 में लड़ रहे हैं। हर चुनाव के अंदर इसी तरीके के कोई छोटे से मुद्दे को लेके मोदी जी चाहते हैं कि उनको सहानुभूति मिल जाए और पूरा चुनाव इस तरीके के फिजूल के मुद्दों पे लड़ा जाए। मेरा मानना यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से 5 रुपए कमाने वाली कंपनी 100 रुपए दान दे रही है। ईडी का छापा पड़ता है, अगले हफ्ते कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाती हैं, उनको करोड़ों रुपए के टेंडर मिल जाते हैं। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। इन सब मामलों को दूर करके इस तरीके के मामलों को लाने की कोशिश की जाएगी, मगर हमें इस पे भटकना नहीं चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे एक कहा है कि कुछ छुपाए ना, खासतौर पे जो अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर्स हैं वो जारी किए जाए कि किस पार्टी को कितना चंदा। आज अगर एसबीआई के पास कोई गैरतमंद अफसर होता तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देता। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को पूरे देश के सामने शर्मसार कर दिया। बार बार ऑर्डर देके भी एसबीआई इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? किसको बचाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाना चाहती है? केंद्र सरकार को क्यों इतना डर लग रहा है? ये बात जो है कुछ दिनों के अंदर साफ हो जाएगी। बल्कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहूंगा, आप अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते हैं कि आपको किस किस ने चंदा दिया है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को जो है आपके पीछे पड़ना पड़ रहा है? आप वेबसाइट पे डालिए, बता दीजिए। भाई, मोदी जी तो सबसे ईमानदार आदमी है पूरी दुनिया के, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बताना चाहिए। इजरायली सुरक्षा बलों ने सोमवार तड़के गाजा के मुख्य अस्पताल अल शिफा पर छापेमारी की। इजरायली सेना ने कहा कि 20 फिलिस्तीन बंदूकधारियों को मार गिरा गया है। कई अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सेना ने कहा कि अस्पताल से चल रही आतंकी गतिविधियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के बाद जब इजरायली बल जब परिसर में घुसे तो अंदर से फायरिंग की गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शक्ति को लेकर दिए गए बयान को धार्मिक मोड़ देने के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सोमवार को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। ये चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हम शक्ति से लड़ रहे हैं वाले बयान पर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। इसी बीच प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। साथ ही इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। कांग्रेस और राहुल गांधी की एक ही पहचान, हिंदुओं के खिलाफ खोली है नफरत की दुकान, और इस नफरत की दुकान से रोज नया सामान निकल कर आता है। कल जो सामान शिवाजी मैदान में वो भी उद्धव ठाकरे जी के सामने निकला है, वो तो उनके चरित्र का हिस्सा है, उनके डीएनए का हिस्सा है। इन्हीं के गठबंधन ने पहले सनातन को समाप्त करने की बात की थी, उदयनिधि स्टालिन ने। हिंदू धर्म को धोखा बोला था समाजवादी पार्टी ने। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड आरजेडी ने कहा। कांग्रेस का तो लंबा चरित्र रहा है प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का और राम मंदिर के खिलाफ लटकाने अटकाने भटकाने का, हिंदुत्व आईसिस बोको हराम होता है ये कहने का। और अब राहुल गांधी जी स्वयं कह रहे हैं कि वो शक्ति को लड़ना चाहते हैं, शक्ति से लड़ना चाहते हैं। शक्ति के अंदर भारत की एक प्रकार से विश्वास और उसके भरोसे का वो केंद्र है। हम शक्ति को अलग अलग स्वरूप से मानते हैं, माँ दुर्गा हो या माँ त्रिपुरा सुंदरी हो। तो आज जो करोड़ों शक्ति के भक्तों को
चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है और लगातार कांग्रेस पार्टी हिंदू और सनातन को चोट पहुंचाने की और वोट बैंक की ताली लेने का एक प्रयास कर रही है और इसी श्रृंखला में ये बयान दिया गया है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तब भी जॉर्ज पोनैया नाम के पैस्टर ने कहा था कि शक्ति ये असली भगवान का स्वरूप नहीं है और राहुल गांधी ने सहमति जताई थी और आज शक्ति से लड़ने की बात राहुल गांधी करते हैं। इन्हीं के साथ ही ये राजा कहते हैं कि मैं प्रभु राम का दुश्मन हूं। तो मोदी विरोध करते करते आज इंडी अलायंस किस प्रकार से हिंदू और सनातन और शक्ति विरोध में उतर आया है, इसका जवाब शक्ति की आराधना करने वाले करोड़ों भारतवासी देंगे। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी से कि कैसे वो मंच से उतर नहीं गए ऐसी बातें सुनकर। मैं पूछना चाहूंगा ममता दीदी से कि माँ दुर्गा भी तो शक्ति का स्वरूप है, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकारती हैं? उनके ऊपर भी सवाल पैदा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी के बयानों पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या जमाना आ गया है, देश की जांच एजेंसियां खबरें प्लांट कर रही हैं। कुछ ही देर पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मीडिया में एक बयान दिया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ये क्या जमाना आ गया है कि अब देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मीडिया में स्टोरी प्लांट कर रही है। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है और ये जो सारा ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार से रोकने के लिए चल रहा है। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव से रेप पार्टी आयोजित कराने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में रविवार को करीब 225 सवाल पूछे। इन सवालों में वह उलझ गया। पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ के लिए 150 सवाल की लिस्ट बनाई थी। 75 से अधिक सवाल लिस्ट के बाहर से भी पूछे गए। पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान जैसे ही अधिकारियों ने रेप पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में उसकी संलिप्तता पर सवाल किए तो वे शांत हो गया। अधिकांश सवालों पर उसने हाँ या ना में जवाब दिया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य होने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हमारे द्वारा इस संबंध में विवेचना की जा रही है और साक्ष्य संकलन के आधार पर जेल भेजा जा चुका है। गहनता से विवेचना प्रचलित है और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे या जो ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित आएंगे उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर वीडियो में सर सांपों के साथ कुछ और भी गायब कई लोग दिख रहे हैं, उन लोगों को लेकर क्या करेंगे? हमारे द्वारा संपूर्ण वीडियो फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विवेचना की जा रही है। सर पूछताछ में इसने कुछ अन्य साथियों के नाम भी लिए थे जब आप लोग ने गहन पूछताछ की थी गिरफ्तारी से पहले। यह विवेचना का विषय है और जिनका नाम लिया गया है या जो भी साक्ष्य के क्रम में आएंगे सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। सर बोल दिया सर इसमें भी आपके सामने तो YouTube पर बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं और बाकी चीजों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी की गई तो बताया गया कि उनका वीडियो है। इसी के क्रम में आगे हम विवेचनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर कई वीडियोस में ऐसा देखा गया है कि पुलिस को चुनौती देखता हुआ दिया है कि जांच को लेकर, सर इस पर क्या कहना चाहिए? इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है और जो भी
साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेस है ट्विटर हैंडल पे, और उस पर जो है कुछ लोगों ने पुलिस को बनती गालियां भी दी थी, उसके विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। पीसीआर भी अप्लाई करेंगे आप लोग पूछताछ के लिए आने वाले दिनों में, ऐसा कुछ है? और विवेचना के दौरान हमारे द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी विधिक रूप से संपन्न की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत भारत सरकार की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े मैसेज भेजने को लेकर की गई है। अपने शिकायती पत्र में डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि चुनाव आयोग से इस मामले में तत्काल जरूरी कदम उठाने की मांग। लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच दिल्ली में अब गर्मी का एहसास तेजी से बढ़ेगा। सुबह शाम की ठंड भी लगभग खत्म हो गई है। साफ आसमान और तेज धूप के बीच सप्ताहांत में अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उधर सोमवार को भी दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 30.6 डिग्री दर्ज किया गया। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।